गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी लोगों का आज इस डायबिटीज प्रेगा टॉक में स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी स्टडी ग्रुप इन इंडिया। मैं इस समय डिप्सी नामक एक संस्था है जिसमें गर्भावस्था के मधुमेह पर बात की जाती है और वह पूरे देश में जितने भी रिसर्च वर्क होते हैं, जितने भी शोध पत्र निकलते हैं, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इस डिप्सी ग्रुप का रहता है। उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और उनके नाते आप सभी लोगों का आज इस 9 मार्च को आप सभी लोगों का 2022 को स्वागत करता हूं। 9 मार्च में इसलिए स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि कल हमारे जो डिप्सी के जो फाउंडर हैं, जो डिप्सी के पैट्रन हैं, जिनको हम फादर ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी इन इंडिया बताते हैं या उनको हम फादर ऑफ डिप्सी बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी डायबिटीज के भीष्म पितामह हैं, ऐसे प्रोफेसर डॉक्टर शेषैया, जिनको इसी वर्ष पद्मश्री मिला है और उनका कल बर्थडे है और उनका जन्मदिन है। जन्मदिन आपका भी होता है, जन्मदिन मेरा भी होता है, जन्मदिन उदय जी का भी होता है, जन्मदिन राजेश जैन का भी होता है। फिर डॉक्टर सुनील गुप्ता, ऐसा क्या बात है कि आपने आज प्रोफेसर शेषैया के जन्मदिन को यहाँ पर बात करने की कोशिश करी है? ऐसा नहीं है कि वो फाउंडर हैं इसलिए मैंने उनके जन्मदिन की बात करी है। ऐसा भी नहीं है कि हम सभी लोग उनको अपने पिता के तुल्य मानते हैं इसीलिए हमने उनकी बात करी है। और ऐसा भी नहीं है कि हम सभी लोग उनको बहुत चाहते हैं इसीलिए उनका हमने बर्थडे यहाँ डिक्लेयर करने की कोशिश करी है। पर बात यह है कि 10 मार्च जो प्रोफेसर शेषैया का जन्मदिन है, यह दिन भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, यह दिन नेशनल जीडीएम डे इस नाम से पिछले वर्ष 2021 मार्च से इसको ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया। और इस मार्किंग के बाद यह हमारे पूरे देश में यह हमारा फर्ज बनता है कि इस डेट को हम जेस्टेशनल डायबिटीज के बारे में पूरे देश में, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अवेयरनेस करें, जागरूकता लाएं, लोगों को इसके बारे में बताएं, जिससे हम आने वाली जनरेशन्स को डायबिटीज और प्रेगनेंसी से होने वाले जो दूरगामी परिणाम हैं, हमारी अगले आपके बच्चे हैं और आपके बच्चों के बच्चे हैं, उनको हम यदि डायबिटीज और मोटापा, हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, इनसे यदि बचाना चाहते हैं तो हमको अभी से प्रेगनेंसी की अवस्था से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो करने के लिए हमने जागरूकता ये अभियान, जिसको हम लोग बोलते हैं मिशन, जिसको बोल सकते हैं, चालू किया है डायबिटीज प्रेगा टॉक के नाम पे। और यह डिप्सी का ही ब्रेन चाइल्ड है कि जिसमें हम लोगों ने यह चालू किया है। और कल चूंकि हमारा नेशनल जीडीएम डे है जो पूरा देश मना रहा है, तो आज ये बिल्कुल पूरी तरह से ये वाजिब लगता है जो कि हम लोगों ने आज इस डॉक्टर शेषैया को याद करना ही चाहिए। और कुछ देर के लिए वो बहुत बिजी थे, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ आंध्र प्रदेश की मीटिंग में हम लोग बात कर रहे थे और उनका भी लेक्चर था और हम लोग डॉक्टर की मीटिंग में बात कर रहे थे। परंतु इस समय हम आप लोगों से एक कॉमन जनता से बात करना चाहते हैं। हम इसको यूट्यूब पर भी यह लिंक बाद में अवेलेबल रहेगी। इस समय फेसबुक पर भी हम लोग लाइव हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग मधुमेह और गर्भावस्था, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी के बारे में हिंदी में या इंग्लिश में या इवन मराठी में कुछ ऐसा आपके मन में शक है, कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप जरूर से हमें लिखें। हमारी टीम आपके प्रश्न हम तक पहुंचाएगी और हम उसका आंसर देने का प्रश्न जरूर से तुरंत आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और इस समय मेरे साथ है दो हमारे एक्सपर्ट। हमारी एक काउंसिल है जिसको हम लोग डिप्सी की गवर्निंग काउंसिल बोलते हैं। उसमें करीब 40 से 50 मेंबर्स हैं पूरे इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट से। और आज इस शुभ दिन पर, जबकि हम इतना बड़ा इसको हम जैसे जिस तरह से रिपब्लिक डे में आपको राष्ट्रपति जी एक गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले संध्या को अपना भाषण देते हैं, उसी तरह मेरे साथ ये दो एक्सपर्ट हैं जो आज मुझे प्रेगनेंसी डायबिटीज के बारे में उसी संदर्भ में कि उसकी ईव पर हम लोग क्या क्या मैसेज दे सकते हैं, पूरी तरह से हिंदी में, थोड़ा सा इंग्लिश शब्द हम लोग यूज करेंगे और हम लोग उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस वन ऑफ द वेरी सीनियर गवर्निंग काउंसिल मेंबर ऑफ डिप्सी, जिनको हम लोग बिल्कुल कोर ग्रुप मेंबर मानते हैं, डॉक्टर उदय थानावाला। Dr. Uday Thanawala is a very senior
गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन फ्रॉम मुंबई, बॉम्बे से हैं, नवी मुंबई से हैं, और मेरे करीबी दोस्त तो हैं। उनके पीछे आप देख रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मुझे यहाँ से एक पोस्टर भी दिख रहा है। तो वह भी उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, पूरे देश में वे फेमस है। और सबसे बड़ी इनकी खासियत ये है कि इतने कम समय में, इनकी एज बहुत ज्यादा नहीं है, मेरे से थोड़े से सीनियर है, परंतु मेरे से थोड़े, मैं इसलिए सीनियर कि मैं यंग बनना चाहता हूँ। राजेश भी मेरे से, मैं यंग बन के रहना चाहता हूँ। तो उदय जी की खासियत यह है कि इतनी कम समय में उन्होंने एक ऑल इंडिया की बहुत बड़ी पोस्ट इस समय हासिल की है। और कोइंसिडेंट है कि मैं डिप्सी का प्रेसिडेंट बना और वो आईसीओजी के नेशनल चेयरमैन बने, इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक का, जिसकी आप फेलोशिप अक्सर लोग देखते हैं ना, FICOG लोग लिखते हैं, बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट आपके आसपास में होंगे, उन्होंने MD के बाद में लिखा होगा FICOG। तो उसके जो चीफ रहते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो इस समय डॉक्टर उदय थानेवाला है। और डॉक्टर उदय थानेवाला, वी वेलकम यू फॉर दिस मीटिंग। वी वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरे साथ दूसरे हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजेश जैन। डॉक्टर राजेश जैन ये कानपुर से बिलोंग करते हैं। पूरा जिसको हम बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश, जो एक ऐसी जमीन है जहां पर आज की तारीख में बहुत ज्यादा गर्माहट है, और शायद कल तक और रहेगी, शाम तक। अभी कल इलेक्शन आने वाले, इसलिए अच्छा हुआ राजेश जी कि आप हमको आज अवेलेबल हो गए। कल आपसे शायद मिलना मुश्किल हो पाता था, तो इसीलिए आपको हमने यहाँ बुलाया है। डॉक्टर राजेश जैन, again a very leading diabetologist and clinician in उत्तर प्रदेश, in कानपुर सिटी। बट कानपुर सिर्फ नाम के लिए है, इनके पैर तो देहरादून तक भी हैं, इनके पैर तो लखनऊ तक भी हैं, और इनके पैर दिल्ली के मंत्रालय तक भी हैं। क्योंकि नेशनल GDM डे जो एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है और उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको नॉमिनेट किया है और वो डेजिग्नेट किया है, वो उसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो डॉक्टर राजेश जैन को जाता है। जिस तरह से इन्होंने क्योंकि हमारे जैसे लोग, चाहे उदय सर हो या डॉक्टर सुनील गुप्ता हो या इवन डॉक्टर शेषैया हो, हम लोग अपने अपने क्षेत्र में बड़े अच्छे से काम करते रहते हैं, पर जैसे ही वो पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी और मंत्रालय की बात आती है, हम सब थोड़े से पीछे हो जाते हैं, इन सब मामलों में हम कम पढ़ते हैं। परंतु वह एक बड़ा काम जो कि डॉक्टर राजेश जैन एक वर्ल्ड डायबिटीज फाउंडेशन WDF का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जिसमें वो स्क्रीनिंग करते हैं महिलाओं की। और शायद मेरे हिसाब से यदि पूरे देश में सबसे ज्यादा आज तक के जो स्क्रीनिंग हुई है जेस्टेशनल डायबिटीज के किसी व्यक्ति ने किया है, तो वह उसका श्रेय डॉक्टर राजेश जैन को जाता है। डॉक्टर राजेश जैन आपने अपने इस वर्क पर अपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफी पेपर भी पब्लिश किए हुए हैं, काफी प्रेजेंट किए हुए हैं, और मैंने खुद विटनेस किया है जब आपने इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की पिछली कांग्रेस में एक बड़ा अच्छा पेपर प्रेजेंट किया था। सो वी वेलकम यू डॉक्टर राजेश जैन फॉर दिस मीटिंग। और हम लोग मधुमेहियों से और हमारे सभी जनता से इस टॉपिक पर बात करना चाहेंगे। हाँ, मुझे लग रहा था कि इंट्रोडक्शन बहुत छोटा सा देना पड़ेगा, पर ये तो बहुत बड़ा हो गया, और हमने ऑलरेडी शायद 10-12 मिनट निकाल भी दिया, 10 मिनट हमारे खत्म हो गए। चलो, हम लोग 7 बजे तक करेंगे। पर एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए कि जिस तरह से कोई सेलिब्रिटी बीच में एंट्री होती है बीच शो के बीच में, उस तरह से शेषैया सर की भी एंट्री बीच में होने वाली है। आप लोग इंतजार करेंगे, और जैसे ही सर आएंगे मुझे मालूम पड़ेगा, मैं उस समय आपको डिक्लेयर करूंगा, उस समय उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। पर चलो पहले साइंस की बात करते हैं कि आज बहुत सारी पूरा समाज, पूरा जनता, सुनने वाले उदय सर हमको पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले नेशनल GDM के डे बारे में तो मैंने बता दिया, परंतु ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी उदय सर कि हमको नेशनल GDM, हमने अभी तक के लोग यहाँ पर वैलेंटाइन डे में पागल हो जाते हैं, लोग यहाँ पर फ्रेंडशिप डे में मैड जैसा बिहेव करते हैं, परंतु ऐसा मैडनेस जब कोई हेल्थ से रिलेटेड चीज होती है उस पर नहीं देखा जाता जो होना चाहिए उतना ही मैडनेस। तो लेट अस टॉक अबाउट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू एम्बार्क अ डे फॉर अवेयरनेस इन अवर कंट्री ऑन जेस्टेशनल डायबिटीज। क्या इतना इम्पोर्टेंट है इसका? थैंक यू सुनील, एंड दिस इज एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है तुम्हारा कि हर एक तक आप ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मैसेज हम दे रहे हैं वो। GDM के बारे में अगर बात करें तो वी इंडियंस आर पिक्यूलर, हम इंडियंस का पूरा जेनेटिक मेकअप, पूरा सब कुछ अलग है, और हम इंडियन से ही पहले से, अगर आप पुराने जमाने से देखो तो गर्भ संस्कार हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। वो
अभिमन्यु का भी एक वाकया है दैट वो बच्चा सुन रहा था गर्भ में। तो जो माँ खाती है पीती है, जो एटमॉस्फेयर जो माँ के आसपास होता है, जो वो सब कुछ बच्चे को गर्भ में प्रभावित करता है। उतनी बात हम लोगों को बहुत सालों पहले से मालूम था, लेकिन अल्टीमेटली जब ये हमारा साइंटिफिक युग वगैरह आया तो ये कहीं तो छूट गया, और ये रीडिस्कवर किया है अभी वेस्ट में भी, और वो भी मानते हैं कि सब कुछ यूट्रस के अंदर तय हो जाता है। जो बच्चे का पूरा हेल्थ की जो बारीकियां हैं, जो जिंदगी में उसको फेस होंगी, काफी कुछ सब गर्भ के अंदर से तय हो जाता है। अगर बच्चा गर्भ में एक्सपोज रहता है एक हाई शुगर लेवल को, जो अगर माँ का रक्त में अगर मधुपन ज्यादा है और अगर बेबी एक्सपोज होता है उस हाई ग्लूकोज लेवल को, तो बच्चे पे इफेक्ट करती है। पहले तो बच्चे का थोड़ा वजन बढ़ता है, बच्चे का जो सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, बच्चे हैवी हो जाते हैं, ये भारी बच्चे हो जाते हैं और उनको डिलीवरी में डिफिकल्टी वगैरह होती है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी के बाद ये बच्चे अपना शुगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाहर जो इंसुलिन की मात्रा है इनकी बॉडी में बहुत कम रह जाती है, बिकॉज उनको हाई शुगर दिया गया है। तो जब बाहर आते हैं और ये मदर का शुगर ब्लड जब बंद हो जाता है बच्चे को आना, तो खुद से अपना शुगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बच्चों को फिर NICU वगैरह लगता है और 2-3 दिन NICU में रखना पड़ता है, और कभी कभी ग्लूकोज भी देना पड़ता है इनका शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए। पर ये भी ठीक है, इससे ज्यादा जो प्रभावशाली बात है वो बच्चे के जो पैनक्रियाज है उनमें प्रोग्रामिंग होती है, और ये बच्चा जिसको मेटर्नल शुगर ज्यादा मिली है यूट्रस के अंदर, वो बच्चा आगे जाके खुद डायबिटिक बन सकता है। सो अभी हमारे देश में इतने सारे डायबिटिक्स हैं, हमारे इंडियन पॉपुलेशन में डायबिटीज की मात्रा बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि इंडिया विल बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम लोगों को एक पूरा जोर लगाना है कि ये इंट्रा यूट्राइन जो प्रोग्रामिंग है बच्चे का वो नहीं हो, तो कि आगे की जो पीढ़ी आने वाली है कम से कम उसमें डायबिटीज का जो परसेंटेज है वो कम हो जाए और वो डायबिटिक्स ना बने। और ये हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग जो ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं, जो डील करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन का, अगर हम लोग सही से प्रेग्नेंट वुमेन की जांच करें ब्लड शुगर के लिए, और अगर उनका ब्लड शुगर हाई है उनको अगर बराबर से ट्रीटमेंट दें और उनको समझाएं कि आपका ब्लड शुगर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अगर वो ब्लड शुगर मेंटेन करते हैं तो ये बच्चे पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा और अपने आगे की पीढ़ी डायबिटिक्स होने से बच जाएगी। सो ये इम्पोर्टेंस है हमारे GDM का, और इसकी अवेयरनेस डॉक्टर्स में तो हमने फैलाई हुई है बहुत सारी, और अभी भी जरूरत है, बिकॉज हर एक जगह ये जो डिप्सी के टेस्ट हैं वो हर एक जगह नहीं होते हैं। हम लोग अभी भी कभी कभी पुरानी वाली वो जो इंग्लैंड ने हमें बताया था, जो उनके गाइडलाइंस ने बताया था कि नहीं 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 एक बार ही टेस्ट करो शुगर का या यूरिन शुगर करो उससे चल जाएगा, वो हमारे पॉपुलेशन के लिए खरी नहीं बैठती है। तो हम लोगों को ये डिप्सी जो ने एक टेस्ट बनाया है वो हर एक औरत को करना चाहिए जब भी फर्स्ट कॉन्टैक्ट हो और जब भी 7वां महीना लगे तभी, और देख लेना चाहिए कि उनको कहीं शुगर एबनॉर्मल तो नहीं हो रही है। हर एक गर्भवती महिला को ये करना ही चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंस है GDM का। इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए GDM डे डिक्लेयर किया गया है कि कल उठ के पेशेंट खुद जाके डॉक्टर को बोले कि आपने मेरा ग्लूकोज का टेस्ट किया है कि नहीं किया। इतनी अवेयरनेस इसकी होनी चाहिए, तभी जाके डायबिटीज के ऊपर कुछ असर पड़ेगा और हम लोग इस भयानक बीमारी से अगली पीढ़ी को बचा सकेंगे। आई फील बहुत अच्छे से आपने बताया उदय सर कि हमारी 2 जनरेशन को हमको बचा सकते हैं। एक तो हमने बच्चे को बचा लिया, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा कर दिया, आपने सही समय पर शुगर मालूम हो गया, सही समय पर उसका इलाज हो गया, उस माँ को सही समय पर इलाज मिलने से बच्चे की हेल्थ नॉर्मल रही, बच्चा नॉर्मल तरीके से उसका जन्म हो गया, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका भविष्य भी संवर गया। यानी एक प्रकार से हमने उसको जो एक जमाने में हमने
ये सुना था ना कि अभिमन्यु का किस्सा सुना था कि अभिमन्यु का पूरा स्टोरी जब श्री कृष्ण बताते हैं तो वो सब सुन लेता है बच्चा पेट के अंदर। वैसा ही उसी तरह हम जिस तरह का खाना खाते हैं, जिस तरह से हम उसका मेटाबॉलिक मिल्यू रखते हैं बच्चे के, जब वो बच्चा गर्भाशय में रहता है, उस तरह से ही उसका फ्यूचर होता है। तो यह एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आपने देने की कोशिश करी है कि बच्चा का फ्यूचर हमारे हाथ में है, उसकी माँ के हाथ में है, उस डॉक्टर के हाथ में है और उस फैमिली के हाथ में है, यदि उसको जेस्टेशनल डायबिटीज निकलता है और उसका ट्रीटमेंट सही समय पर मिल जाता है। एक वो हमारा मैसेज मिल गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये भी शायद बताने की कोशिश करी कि जो माँ होती है उसको भी आगे जाके डायबिटीज होने की संभावना रहती है और डिलीवरी होने के बाद भले ही ये जेस्टेशनल डायबिटीज गायब हो जाता है, पर उसके बाद में अगले 5 से 10 सालों में ऑलमोस्ट 50% लोगों को मधुमेह हो जाता है। तो इन महिलाओं को यदि अपन ने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन दिया, इनको हमने वजन कम रखा, इनको एक्टिव किया, इनको जचकी के लड्डू बहुत सारे ना खिलाते हुए उसको भी हेल्दी वाले लड्डू बना के हमारी डाइटिशियन दे दे, तो शायद हम उनका भी भविष्य सुधार सकते हैं। इस तरह से हम 2 जनरेशन को यदि प्रोटेक्ट करना है तो देश में जागरूकता लाना जरूरी है। यह हमारे लिए शेमफुल पार्ट रहेगा जिस दिन हमको ये कहना पड़ेगा कि आज की तारीख में हम सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है डायबिटीज में, पर यदि हमने आज कंट्रोल नहीं किया तो जैसा सर ने बताया कि बहुत जल्द हम नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। और पर मेरी इच्छा या उदय जी की और राजेश सर की या फिर विशेषज्ञ सर की इच्छा ये नहीं है कि हम 2 से 1 पर जाएं। हमारी इच्छा है कि हम 2 से 3 पर जाएं और हम और नीचे जाएं, और उसके लिए हमको अभी से यूटेरस को, गर्भावस्था को ही और प्रेग्नेंट वुमेन को टारगेट करना पड़ेगा। ये एक वेरी स्ट्रांग मैसेज आपने देने की कोशिश करी है। आई शुड रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने हिंदी में इतने सुंदर तरीके से सिंप्लीफाई करके उसको बताया। नाउ डॉक्टर राजेश सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। राजेश, ये बताइए, आपने काफी एक मेमथ लेवल पर, जिसको बोल सकते हैं बिल्कुल जिस तरह से कुंभ होता है उसमें लाखों लोग आते हैं, उस तरह से आपने एक बड़ा सा जो प्रोग्राम पूरे उत्तर प्रदेश में चालू किया है, वो हम सभी लोगों ने इंडिया में भी सुना है, नागपुर की मीटिंग में भी सुना है, और इसके पहले हमने एक मीटिंग शायद बार्सिलोना में थी, वहां भी आपका सेशन सुना था, और आईडीएफ में भी सेशन सुना है। आप ये बताएं कि आपका ये जो स्क्रीनिंग जो बात होती है ये किस तरह से की जाती है। अभी सर ने उसका महत्व तो बता दिया, उदय सर ने। अब हमको ये सुनना है कि यदि आपको गर्भावस्था होती है तो आपने किस तरह से आगे बढ़ना है, उसका स्क्रीनिंग कैसी करनी है, उसका डायग्नोसिस कैसा करना है, फिर हम आगे की बात ट्रीटमेंट के बारे में करेंगे। धन्यवाद सुनील गुप्ता जी इस प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए। और जैसा कि डॉक्टर उदय थानावाला ने ऑलरेडी बताया है कि जीडीएम जो है, जिसे हम गर्भावस्था में डायबिटीज कहते हैं, वो कैसे बेसिकली आने वाली पीढ़ी को डायबिटीज में कन्वर्ट कर रही है और उस मदर को भी डायबिटीज में होने की संभावना बढ़ा रही है, और जिससे कि टाइप 2 डायबिटीज हमारी पूरी पॉपुलेशन में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसमें जैसा कि आपने ऑलरेडी कहा डॉक्टर सुनील जी कि हम इस प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश में बहुत मैसिव लेवल पे चला रहे हैं, और अब तक हम 15 लाख गर्भवती महिलाओं पे ये टेस्ट, जो भारत सरकार ने इसको रिकमेंड किया है और अपनी गाइडलाइंस में इंक्लूड किया है। जैसा कि आपने पहले भी बताया है कि डिप्सी, ये हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इस टेस्ट का इजाद किया भारतवर्ष में। और जैसे कि डॉक्टर शेषैया जो हैं, वो हमारे जेस्टेशन डायबिटीज के फादर हैं, और अभी रिसेंटली भारत सरकार ने उनको पद्मश्री भी उनके इस अचीवमेंट के लिए दिया है। और ये जो टेस्ट डॉक्टर शेषैया के जरिए पूरे भारतवर्ष में, और भारत की जो सरकार है उसने लागू कराने के लिए अपनी संवेदनशीलता दिखाई है, और इसको हम गाइडलाइंस में प्रस्तुत किया है, जो सारे ही भारतवासियों को अपनाना चाहिए, और सारी गर्भवती महिलाओं को ये टेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो क्या सभी गर्भवती महिलाओं को ये टेस्ट करना चाहिए, या कुछ को हम कर सकते हैं जो हाई रिस्क है? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर उदय थानावाले ने भी कहा, सुनील जी ने भी कहा है कि एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है जेस्टेशन डायबिटीज, जिसका प्रेवलेंस भारत में 13% से 19% तक है। तो हर 4 या 5 जो बच्चे पैदा हो रहे हैं
वो गर्भवती महिला में गर्भावस्था में डायबिटीज के कारण पैदा हो रहे हैं। तो हमारा प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो हम सिर्फ कुछ महिलाओं को करें और कुछ महिलाओं को ना करें, ये ऐसा नहीं भारत सरकार ने कहा। तो भारत सरकार की जो सबसे पहले गाइडलाइंस क्या है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, कि हम सभी गर्भवती महिलाओं को इस सिंगल टेस्ट को हम करेंगे गर्भावस्था के दौरान। जैसा कि ये तमिलनाडु से शुरू हुआ, डॉक्टर शशैया ने इसकी 2005 में शुरुआत की और तमिलनाडु मॉडल को ही भारत सरकार ने पूरे इंडिया में लागू किया। तो तमिलनाडु में ये 3 टेस्ट हम पहले करते थे इसको गर्भावस्था के दौरान, लेकिन भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में 2 टेस्टों को इसमें लागू करने की कोशिश की है, क्योंकि 3 टेस्ट काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमने 2 टेस्ट जो है गर्भावस्था के दौरान ये होने चाहिए। एक तो सबसे पहले जब गर्भावस्था के दौरान महिला हमारे सेंटर पे आती है, हमारे सब सेंटर पे आती है, आशा या एएनएम के कांटेक्ट में आती है, VHND सेशंस में आती है। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि 70% से ज्यादा डिलीवरियां हमारी कहां हो रही हैं, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करेंगे GDM के लिए और सारी गर्भवती महिलाओं को इसमें टेस्ट करेंगे, तभी हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं और इसके मैनेजमेंट को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहला टेस्ट हमने कब किया, पहले ट्राइमेस्टर में, जब वो पहली बार हमारे हेल्थ सेंटर में आई या एएनएम के कांटेक्ट में आई। क्योंकि ये सबसे ब्यूटी है उत्तर प्रदेश प्रोग्राम की कि एएनएम को ग्लूकोमीटर दिया गया है, उसको 75 ग्राम ग्लूकोज के पैकेट दिए गए हैं। ओके, उसके पास सारा सामान है जिससे कि वो टेस्ट अपने सब सेंटर पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो कहीं भी कर सकती है। तो इसका प्रोसीजर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले 75 ग्राम ग्लूकोज के जो पैकेट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी अवेलेबल है मेडिकल स्टोर्स पे। तो उसको 200 से 300 ml पानी में घोल लिया जाए और गर्भवती महिलाओं को इसको तुरंत पिला दिया जाए। ये ना देखा जाए कि वो फास्टिंग है या नॉन फास्टिंग है। ऐसा पाया गया है भारतीय महिलाओं में कि यदि वो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करके भी आई है तो भी ब्लड शुगर की वैल्यू पे उसका असर नहीं पड़ता। तो आपका कहना है कि राजेश जी, आपका कहना है कि खाली पेट रहे तो भी चलेगा, कुछ खा के भी आए तो भी चलेगा और आप ग्लूकोज दे सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इसकी ब्यूटी जो है इंडियन टेस्ट की पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, ये जो टेस्ट है ये इसलिए इसको कहते हैं मेक इन इंडिया। ओके, जैसा कि मोदी जी का स्लोगन है कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें अपनी खुद डिस्कवरी करनी चाहिए और हमारी पॉपुलेशन पे उसको हमें लागू करना चाहिए। ओके, तो ये पूरे वर्ल्ड में ये टेस्ट एज ए डिप्सी टेस्ट फेमस है। ओके, डॉक्टर सुनील जी ने बताया ऑलरेडी कि डिप्सी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतवर्ष की है और इसने इसको डिस्कवर किया। तो ये 75 ग्राम ग्लूकोज हमने उसको पिला दिया गर्भवती महिला को। ये नहीं देखा कि उसने कुछ खाया है या पिया है, ओके, या उसको फास्टिंग, उसकी जरूरत उसको नहीं। ओके, और उसके 2 घंटे के बाद हमने जो एएनएम को या जितने भी हमारे हेल्थ कर्मचारी हैं उनको ग्लूकोमीटर दिया है। उसके 2 घंटे के बाद उनको उस टेस्ट स्ट्रिप डाल के उस ग्लूकोमीटर में उसकी फिंगर को प्रिक करके जो निडल उसको दी जाती है, 1 ड्रॉप का ब्लड उसमें जरूरत होती है और ये 4 सेकंड में, 3 से 4 सेकंड में इसका रिजल्ट आ जाता है। ओके, तो ये ग्लूकोमीटर हमारे ऑलरेडी जो हैं वो बहुत ही एडवांस ग्लूकोमीटर हैं। उनकी रीडिंग लैब की रीडिंग से बिल्कुल मिलती जुलती है और गर्भवती महिला को तुरंत इसकी रिपोर्ट पता चल जाती है। उसको पता चल जाता है कि उसको जेस्टेशन डायबिटीज है या नहीं। अब आती है बात की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो जिन गर्भवती महिलाओं का ब्लड शुगर, एक मिनट राजेश, वो तो ठीक है, आपने बता दिया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, पर मुझे ये भी तो बताइए कि अब बीच में हमारे यहाँ की महिलाएं भी बड़ी बिजी होती हैं। अब यदि वो घर में टेस्ट करेंगी तो पूरा किचन का जोर जोर से काम करेंगी, या हॉस्पिटल में आके बैठेंगे तो बाजू में यदि एक आधा मॉल रहेगा तो मॉल में जाएंगी और वहां बोलेंगी कि ऐसा करती हूँ 2 घंटे तक मैं यहाँ नहीं बैठती हूँ, मैं मॉल में घूम के आती हूँ और उसके बाद में फिर 2 घंटे बाद मेरा टेस्ट कर लेना।
तो ये तो अलाउड नहीं है ना उसमें राजेश जी, तो हमको वही बताना पड़ेगा। 2 घंटे आपको आराम से बैठना है, आप भले ही वहाँ रिसेप्शन के टीवी देख के बैठे रहिए और करते रहिए, और उसके 2 घंटे के बाद आपका टेस्ट कर लिया जाएगा। अब आप आगे बता सकते हैं कि कितना है वैल्यूज क्या है हम लोग कर रहे हैं। डॉक्टर राजेश बताएंगे कितनी वैल्यू होना चाहिए और कितने पे डायग्नोसिस करते हैं। जी, तो हमारे सेंटर में ही वो गर्भवती महिला रहेगी, जैसा कि डॉक्टर सुनील ने बताया है, उसको मूवमेंट नहीं करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, और उसकी वैल्यू यदि 140 या इसके ऊपर होती है तो हम उसको जीडीएम डायग्नोस करेंगे। तो जो भी हेल्थ कर्मचारी है हमारा, जो एएनएम है हमारी, जो आशा वर्कर है, या फिर जो भी नर्स है हमारी हॉस्पिटल की, वो उसको 140 या इसके अबोव डायग्नोस कर देगी कि इसको अब गर्भावस्था की डायबिटीज है। ओके, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि यदि उसका 140 या इसके ऊपर नहीं होता तो फिर उसको बुलाया जाता है कि वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में, स्पेशली सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में 24 टू 28 वीक में वो फिर से दिखाने आए, और फिर से उसको ये टेस्ट रिपीट किया जाता है। क्योंकि कुछ लोगों को हम अराउंड 30% महिला को ही डायग्नोस कर पाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और बाकी जो डायग्नोसिस हमें सेकेंड टेस्ट के दौरान 24 से 28 हफ्ते में होता है। तो इसलिए सेकेंड टाइम उसको हम बुलाएंगे 24 से 28 हफ्ते में, और फिर इसको रिपीट करेंगे। और प्रोसीजर इसका सेम होगा, हम फिर से 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाएंगे और 2 घंटे के बाद इसको टेस्ट को करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिंगल टेस्ट प्रोसीजर है, इसमें स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 नहीं है। ओके, देयर इज ओनली वन स्टेप, और उस वन स्टेप में ये एंड होगा। क्यों ऐसा नहीं लगता इतना सिंप्लीफाइड टेस्ट है, मेक इट इंडिया है, और इसको तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति ने, हर मधुमेही ने घर पे भी कर सकते हैं कभी कभी, यदि वो 2 घंटे बैठ के कर लें। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि आप कर लें और उसके बाद 2 घंटे आराम कर लें, फिर से 2 घंटे टेस्ट कर लें। आई फील वैसा भी किया जा सकता है, और बड़ा अच्छे सुंदर तरीके से आपने बताया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो सभी महिलाओं के लिए, सभी पुरुषों के लिए भी, क्योंकि उनको अपने वाइफ की या अपने बहन की या अपने माता जी की टेस्ट करवानी है प्रेगनेंसी के समय, तो उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि 75 ग्राम ग्लूकोज सिंगल टेस्ट, खाना खाए हो या नहीं खाना खाए हो, 200 से 300 ml वाटर में लीजिए, 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में पी लीजिए। पहला घूंट जब आप पीते हैं वहां से 2 घंटा गिनिए, और यहाँ से आप 2 घंटे बाद हाथ धो के टेस्ट कराइए। यदि आपने अपने हाथ से ग्लूकोज लिया है तो कभी कभी ग्लूकोज के पार्टिकल उंगली में लग गए तो आपका शुगर ज्यादा भी आ सकता है, तो हाथ धो के अपना 2 घंटे बाद टेस्ट करा लीजिए। यूरिन शुगर, या कुछ लोग बोलते हैं कि हम रैंडम ऐसी टेस्ट कर लेते हैं डॉक्टर साहब, जिसको रैंडम ब्लड शुगर बोलते हैं, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मैं खाना खाने के बाद कर लेता हूँ, ग्लूकोज पी के नहीं करता हूँ। यह करना अच्छा नहीं रहेगा, इसमें आप कुछ केसेस मिस भी कर सकते हैं। राजेश जी, इसमें मैंने जो बोला है उससे उतना ऐड करके और भी कुछ करना चाहेंगे डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग पर आप? नहीं तो हमारे साथ डॉक्टर शेषैया सर ज्वाइन हुए हैं, और मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया है कि मैंने उदय सर का नाम लेके बुलाया है उनको, कि उदय डॉक्टर वाला आ रहे हैं और डॉक्टर राजेश आ रहे हैं, जिन दोनों का बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो वो खुद आ रहे हैं। उनकी रिक्वेस्ट है कि हम आपका बर्थडे हम तीनों मिलकर पब्लिक के साथ मनाएं। तो उसके लिए नहीं, सर उनसे ही बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सर को रिक्वेस्ट करके बुलाया है, तो सर रेडी है। मेरे ख्याल से हम लोग थेरेपी पे जाने के पहले बर्थडे सर का सेलिब्रेट कर लिया जाए, उदय जी और राजेश सर। एक जस्ट सिंपल थिंग सुनील, हम लोग जो यहाँ पे प्राइवेट प्रैक्टिस में करते हैं, जब पेशेंट पहली बार आता है, पहली मर्तबा आती है, भले वो दूसरे तीसरे महीने में आई हो, हम लोग उनको एक ग्लूकोज का पैकेट देते हैं, बोलती है ग्लूकोज का पैकेट पी लीजिए, 2 घंटे बाद हमारे लेबोरेटरी में ब्लड दे दीजिए या ग्लूकोमीटर से कीजिए। और फिर जब आती है एनामली स्कैन के लिए, जो 5 महीने का सोनोग्राफी होता है, तभी एक पैकेट देते हैं, बोलते हैं अभी आप 7 महीने में जब आएंगे तो ये ग्लूकोज का पैकेट पी के 2 घंटे बाद टेस्ट करा के आइएगा। तो 2 बार ऑटोमेटिकली ये टेस्ट रिपीट हो जाता है, और इट्स डिप्सी टेस्ट है जो डॉक्टर शेषैया ने बहुत मेहनत से सालों पहले वैलिडेट किया हुआ है कि इसका रिजल्ट और जो रेगुलर टेस्ट करते हैं उसका रिजल्ट में कुछ अंतर नहीं है जो पहले हम लोग करते थे। और ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है करने को। और जो हम लोग, आपने बताया, जो काफी लोग बोलते हैं फास्टिंग कर लो या पोस्ट लंच कर लो, तो ये एक ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट है। मींस आपके बॉडी को ग्लूकोज का चैलेंज देना है, तब मालूम पड़ेगा कि आपके बॉडी में ये क्षमता है कि नहीं है कि वो ग्लूकोज को नॉर्मल लेवल्स पे लाए।
अगर ये 140 से ज्यादा है मींस आपके बॉडी में इंसुलिन की थोड़ी सी कमी है, इसके लिए ये 140 से ऊपर जा रहा है। ये इसलिए नहीं है कि आपने गुलाब जामुन खाया है या आपने कुछ रसगुल्ला खाया है एक रात पहले, उसके लिए हुआ। तो सब औरतों को ये समझना पड़ेगा कि इट इज डिनायल में नहीं होना है that this is because I've had something to eat. It is just because your body doesn't have the capacity to metabolize, और ये हो जाता है प्रेगनेंसी में जनरली 7वें महीने में। तो इसके लिए इसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। और हमारा यहाँ पर सर के साथ में 2 प्रोग्राम है। सर, आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। आई नो आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश बिफोर आई call you. So sir, we have 2 programs here. We already started at 6 o'clock. Sir, can you just unmute yourself, sir? Sir, we want to talk to you, sir. Good evening, sir. Sir, good morning to you. So sir, we have 2 programs. One is cutting the fruit today on the occasion of your birthday or National GDM Day. It is not only your birthday, but it's also birthday of National GDM Day. So it's both of them going together. That's one thing. Yeah, Dr. Uday, please keep your this on video if possible. Yeah, and Dr. Sheshiya sir, please be there, sir. Sir ka video is something, video mein kuch hua. Yeah, so we have 2 program. One is that, and second is also we will be launching another quote of DIPSI, एक जांच से बचे 2 जान। और यह जो कोट है ये मेरे ख्याल से डॉक्टर राजेश जैन ने कोट किया था पहली बार उत्तर प्रदेश में। और उसके बाद राजेश, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। श्योर। या तो हमने वो कोट भी एक हिंदी वाला। सो डॉक्टर शेशिया सर, वी हैव ना केक विथ अस नाउ। सर, कैन यू जस्ट आपका ऑन कर सकते हैं? लिख तो अपने हाथ में। डॉक्टर शेशिया सर का शायद No, I think he's logged out. He's going to get into I think he's trying to come in from a computer. अच्छा, let's see. Yeah. So again, sir has again rejoined. Yes. Sir, can you unmute your audio and the video? Yes, sir. So here is the cake. Sir, this is I don't know whether you are able to see the fruit cake. Is it visible? I will have to remove the virtual background. Remove the virtual background. I'll remove the virtual background. Sir. Yes, sir. Very healthy food. Yes, sir. So this is the cake for you. Yeah. Because Kavita is there. She's prepared. Yeah, Kavita is there, sir. Kavita is not coming on the camera. Yes, sir. Thank you. So here is the cake for you, sir. This is the fruit for you. What is that? Cake. Lovely. Yeah. Watermelon. Then wonderful. This is orange for you, sir. Yeah, thank you. and this is grape for you, sir. Yeah, good. Yeah. You can taste virtually. Actually. So and same is for both of you, both of our faculty. This is for Uday sir and Rajesh also. Yeah, very good. Very nice. I have asked. And a very happy birthday to you, sir. Just now Ram Kumar gave us cake. You a very happy and a healthy birthday, sir. Yeah, and many more, and wish you a very healthy and a long life, sir. All the best to you. Sir. So let's give big clapping to Dr. Sheshaya's and the birthday of Dr. Sheshaya, and also birthday of National GDM Day, because National GDM Day was launched last year exactly on just one day prior to the it was possibly 8th or 9th of March last year, officially notification. Okay, then can we upload the slogan, Mr. Mosley? एक जान से बचे 2 एक जान. Yeah, sir, this is a slogan. One test can save 2 lives. एक जान से बचे 2 जान. Yeah, this has been coined by Dr. Rajesh Jain long back, but today we have made it public, and today is the best day for making it a slogan for DIPSI. Okay, very good. Thank you, Mosley. Thank you very much.
And now we have some words of wisdom from Sir. Sir, in your own language, maybe for another 2 or 3 minutes, if you just give some blessings to everyone. Yes, sir. Yes, sir. My dear colleagues, I'm very happy to present now with you people. And I am listening to you because I can understand Hindi. Only thing is difficult for me to speak. Definitely I can understand. But I can't reply, I can't speak much. So colloquial language I can speak, but not more than that. Kana hai, wo kao, ye na kao. Like the simple Hindi only. So anyway, I could understand the way you are talking. Very, very, very informative. Please go ahead with that. And you are giving a simple message of, I think, Udit Thanawala was telling about testing, and also Raju Jain was testing 140 like that. And it is very simple. We need not even go to lab. You can keep your glucometer at home. We recommend glucometer because it's very simple and easy to perform. Need not go to laboratory. But one thing is you must use plasma glucose standardized glucometers, so that the result will be correct. Any other meter may be wrong. So please ask your doctor. They will tell you which meter is good for you. Use that meter to test blood sugar. And a very simple message here. Diagnosis is made with 100 gram glucose, 140 milligrams, your DDM. Diet plan initially, diet doesn't work. You can think about the medicines. And then the control should be diagnosed 140, control should be 120. That is what we aim for that. By this method, probably you can save both mother and the child, and the transmission of diabetes can be prevented. Suppose you want to say, my child should not become diabetes, you take care. Then probably that will help the child will not become diabetic. And also the advantage will be, you also won't become diabetic. So one, maintain blood sugar level normal, and then most important thing is feeding the child. Mother's feeding is very, very important, because that will help her mother also not developing diabetes at least for 2 to 3 years in case she is having GDM or gestational diabetes mellitus. So number of advantages there, number of steps I have told you. Check the blood sugar, simple blood sugar level, then maintain blood sugar level, fasting 80 to 90 milligrams, after food 120 milligrams only. If meal plan fails, then you can think about the medicine which your doctors will prescribe. So I wish you all do very well with this simple message. Thank you very much, Sunil, for inviting me. Thank you. And celebrating my birthday. Thank you very much. Thank you, sir. Uday, nice to see you. Thank you. Yes, sir. And good to wish you virtually in I'm able to person. see you people now. Good. Okay, carry on. Thank you for joining us. Thank you, sir. Thank you. So now I go back to Uday sir. उदय सर, अभी हमने डायग्नोसिस भी कर लिया, सर ने स्क्रीनिंग भी बता दिया, सर ने स्क्रीनिंग बता दिया, राजेश ने भी स्क्रीनिंग बता दिया, हमने डायग्नोसिस कर लिया, अभी 140 का ऊपर आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि एक केस है जिसका वुमेन जिसका 165 ऐसा ब्लड शुगर आ गया और हमने सबने लेबल कर दिया। अब नाउ हाउ वी शुड वी प्रोसीड, कैसे जाएंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर उधर दौड़ना पड़ेगा, गोली खाना पड़ेगा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा, खाने में परहेज करना पड़ेगा? बहुत ब्रीफ में, हमारे पास समय 15-20 मिनट का और है जिसमें हम लोग को पूरा खत्म करना है जी। अपने को ये समझना है कि अगर एक बार शुगर हाई आता है ग्लूकोज लेने के बाद, मतलब बॉडी में जो शुगर कम करने की पदार्थ है इंसुलिन, उसमें उसका रेजिस्टेंस है, तो डेफिनेटली अपने को अब शुगर का इंटेक कम करना है। शुगर का इंटेक कम करना है मींस 90%, ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है, बिकॉज 90% औरतों का जिसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है, उनका केवल डाइट और एक्सरसाइज से ही शुगर अच्छा कंट्रोल हो जाता है। कंट्रोल का भी मतलब क्या है, आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और जो खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर है वो 120 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग इसके बाद ग्लूकोज देके टेस्ट नहीं करते हैं। अगर एक बार आपका ग्लूकोज देके टेस्ट हाई आया है और आप जेस्टेशनल डायबिटिक हैं, तो अभी आपको जो शुगर मॉनिटरिंग है वो घर पे भी कर सकते हैं या लैब में भी जाते हैं, तो सिर्फ फास्टिंग और पोस्ट
लंच मतलब 2 घंटे खाने के बाद का शुगर करते हैं और वो 90 और 120 तक रखना है। तो उनके आसान तरीके हैं जो आप डाइट में आप अपना खुद का कंट्रोल कर सकते हैं। आप चीनी बंद कीजिए, बाकी सब मीठा बंद कीजिए। फ्रूट, एक ही फ्रूट दिन में अलाउड है और वो भी जो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं हो या लाइक छोटे क्वांटिटी में है। कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, चावल वगैरह एकदम कम कर देना है और प्रोटीन की मात्रा डाइट में बढ़ानी है और मीठी चीजें सब कम बंद कर देनी है और फ्रूट जूस तो बिल्कुल नहीं लेना है। जो अक्खा फ्रूट लेते हैं वो बेटर है, पर फ्रूट जूस बिल्कुल नहीं लेना है। नारियल पानी वगैरह भी एकदम कम लेना है। सो ये सब चेंजेस आपके डाइट में आएंगी और आप थोड़ा अगर एक्सरसाइज ऐड करेंगे अपने डेली रूटीन में, जैसे क्या है कि सुबह आपने आधा घंटा वॉक किया या शाम को आधा घंटा वॉक किया, उसके साथ हर खाने के बाद जो नाश्ता है, लंच है और जो रात का खाना है, उसके बाद अगर आप घर में ही या आजकल तो अभी बाहर भी जा रहे हैं तो बाहर भी 15 मिनट भी वॉक किया तो आपका शुगर लेवल डेफिनेटली कम होएगा। सो ये थोड़ा कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा जिससे कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल हो और आपके बच्चे के ऊपर ज्यादा शुगर का प्रभाव ना पड़े। और ये हम लोग बोलते हैं कि आप डाइट कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, चाहिए तो एक डाइटिशियन से मिलिए। डाइटिशियन आपके खाने पीने के हिसाब से आपको एक डाइट चार्ट बना के देगा, उसको फॉलो कीजिए ठीक से और एक्सरसाइज जरूर आपके डेली रूटीन में शामिल कीजिए जिससे कि ये शुगर लेवल मोस्टली डाइट और एक्सरसाइज से ही कंट्रोल हो जाएगी। जिन औरतों की नहीं कंट्रोल होती है फिर उनको हम लोग दवाएं देते हैं और आजकल ओरल टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं। सीधा इंसुलिन की जरूरत फिर अभी कम ही पड़ती। सुनील, आप चाहेंगे और बोलना या? हाँ, बिल्कुल सही है उदय जी। हाँ, उदय जी का बहुत सुंदर है तो ये बताना। और मैं चाह रहा हूँ कि इन चीज को थोड़ा सा मैं एक और चीज ऐड करता हूँ इसमें, जो कि उन्होंने ऑलरेडी बता दी है, पर हमारे सभी लोगों के लिए कि ये डायबिटीज जो प्रेगनेंसी में बढ़ता है, ये क्यों बढ़ता है। डायबिटीज बढ़ने का मेन कारण है कि आपके शरीर में, आप सभी लोगों को यह मालूम है कि हमारे शरीर में इंसुलिन होता है। इंसुलिन एक ही ऐसा हार्मोन है जो हमारे शुगर को कम करता है, बाकी सभी हार्मोन हमारे शुगर को बढ़ाते हैं हमारे शरीर में। फिर से रिपीट करता हूं, हमारे शरीर में ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं, हिंदी में उसको हम स्वादुपिंड बोलते हैं। और इस इंसुलिन, इस ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम लोग इंसुलिन बोलते हैं। और यह इंसुलिन हमारे शरीर के ग्लूकोज को एनर्जी में या ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो इंसुलिन ज्यादा निकलता है और उस तरह से उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करके हमारे लीवर में जमा करवा देता है। यदि हमने कम खाया, अपने उपवास कर रहे हैं सपोज नवरात्र का, या कुछ लोग अभी रमजान का रोजा रखेंगे, तो हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा एकदम कम हो जाएगी और हमारे शरीर में शुगर, खाना नहीं खाने से इंसुलिन नहीं के बराबर सीक्रेट होगा और आपका लो शुगर अटैक नहीं होगा और आपका शुगर बराबर 80 और 120 के बीच में जो 24/7 24 घंटे रहेगा, जिसको हम लोग ग्लूकोज होमियोस्टेसिस बोलते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है ये एकदम से गड़बड़ हो जाती है यदि आपका जो शरीर में इंसुलिन बनाने वाली मशीन या तो काम नहीं कर रही है या काम कर रही है परंतु जो इंसुलिन बन रहा है वो बराबर अपना असर नहीं कर रहा है, क्योंकि बाकी हार्मोन का डोमिनेंस बढ़ गया। बाकी हार्मोन तो प्रेगनेंसी में जो एक्स्ट्रा हार्मोन हमारे शरीर में तैयार होते हैं, एक वो प्लासेंटा से होते हैं। प्लासेंटा आपको मालूम होना चाहिए कि जो बच्चे को और माँ को जो जोड़ता है, जो नाड़ बोलते हैं जिसको, उसको बोला जाता है प्लासेंटा। वहां से कुछ हार्मोन निकलते हैं और ये जो हार्मोन है ये एंटी इंसुलिन हार्मोन होते हैं, यानी इंसुलिन के काम करने की क्षमता को कम करते हैं। तो हमारे बीटा सेल को और इंसुलिन बनाना पड़ता है और बनाना पड़ता है, क्योंकि शुगर तो उसको 90, 120, 80, 120 पर तक रखना ही है। तो वो शुगर को नॉर्मल रखने के प्रयास में हमारे मशीन को बहुत ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है जिससे कि वो शुगर को 24 घंटे नॉर्मल रख सके। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये हार्मोन एक्स्ट्रा वाले आ गए तो हमारे मशीन को 2 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना कभी कभी काम करना पड़ता है। अब जो मशीन, मैं बोलता हूं, जो मशीन, जो पेनक्रियाज हमारे हेल्दी नहीं है पहले से, या मोटापे के कारण या आनुवंशिकता के कारण या एज के कारण या किसी भी कारण से, वो पेनक्रियाज उतना सफिशिएंट इंसुलिन नहीं बना पाते और इसीलिए आपका शुगर बढ़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैंने यह टॉपिक इसलिए निकाला कि मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि खाने में परहेज से तो आप करोगे, पर एक्सरसाइज का महत्व क्या है। क्योंकि जो इंसुलिन आपका बन रहा है, यदि आप उससे अच्छी तरह से काम करवाना चाहते हो
तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप लोगों ने एक मिर्ची का नाम सुना होगा, एक होती है बड़ा बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ उदय सर और राजेश जी, कि दो मिर्चियां होती है, एक होती है शिमला मिर्च, एक होती है लौंगी मिर्च। लौंगी मिर्च जो होती है बहुत तेज होती है और शिमला मिर्च में कोई भी तेजपन नहीं रहता है। तो प्रेगनेंसी के पहले आपका जो इंसुलिन था वो लौंगी मिर्ची था, प्रेगनेंसी के बाद इंसुलिन बराबर नहीं काम करता है और वो शिमला मिर्ची जैसा हो जाता है। अब यदि आपको उसका तेजपन और उसका सेंसिटिविटी बढ़ाना है, उसकी तीव्रता बढ़ानी है, उसका काम करने की क्षमता बढ़ानी है, तो उस शिमला मिर्ची को यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप वापस लौंगी मिर्ची पे ला सकते हैं। यानी आपके इंसुलिन के कार्य करने की क्षमता को आप सिंपल एक्सरसाइज से और डाइट कंट्रोल से अच्छा कर सकते हो। इसीलिए डॉक्टर उदय ने बोलते बोलते बोला मेजॉरिटी ऑफ देम, यानी 70 से 80% लोगों को आहार और व्यायाम से ही आप अपनी शुगर, टारगेट भी बताया उन्होंने कि 90 और 120 पे रखना है, इस पर आप रख सकते हो और आपको गोलियां या इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु जो लोगों को कंट्रोल नहीं आ पाता है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, भूलिएगा मत ये चीज, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे शुगर भी बढ़ता है। जब आप 6वें महीने में रहते हैं तो शुगर कंट्रोल दिखता है, आप बोलते हैं 6वें महीने में तो मैंने काम किया बड़ा अच्छा रहा, जैसे ही 7वां 8वां महीना शुरू होता है शुगर और बढ़ना शुरू होती है। जैसे जैसे शुगर बढ़ेगी आपकी दवाइयों के डोज और बढ़ते जाते हैं। यदि दवाइयां चालू नहीं है तो चालू हो सकती है, इंसुलिन चालू है तो इंसुलिन के डोज बढ़ सकते हैं। तो ये सभी चीजें ये सभी चीजों पे ध्यान रखना पड़ता है और इसीलिए आपको हर प्रेगनेंसी महिला को, हर गर्भवती महिला को घर में ग्लूकोमीटर रखना जरूरी होता है और ग्लूकोमीटर से आपको बार बार चेक भी करना पड़ता है। आपको खाली पेट रखना पड़ता है 90 के अंदर, तो आपको डेली खाली पेट करना है। नाश्ते के 2 घंटे बाद की टेस्ट करनी है, दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की टेस्ट करनी है और रात के खाने के 2 घंटे बाद भी टेस्ट करनी है। जब हम इस तरह से बराबर फास्टिंग, पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच और पोस्ट डिनर 2 आवर्स की टेस्ट करेंगे 2 घंटे बाद की, और जब वो 90 और 120 रहेंगे तब हमको मैसेज आएगा, तब राजेश जी बोलेंगे हाँ आप जो भी है कविता जी, अब आपका शुगर बराबर चल रहा है, खाली पेट भी अच्छा है, खाने के बाद भी अच्छा है, और आपने सवेरे नाश्ता कम किया था तो भी अच्छा है, आपने लंच थोड़ा बढ़ाया तो भी अच्छा है, रात को आपने 2 की जगह 3 रोटी खाई पर आपने अच्छे से उसको मैनेज किया तो आपका पोस्ट डिनर भी बराबर नॉर्मल 120 के अंदर है। हाँ आप ऐसे ही चलने दीजिए। पर इसके बाद एक आध बार आएंगे कि कविता जी जब 2 महीने बाद आई या 1 महीने बाद आई या 15 दिन बाद आई, बोला नाश्ते के बाद तो सर अच्छा रहता है 105 106 पे आ जाता है, पर लंच के बाद सर थोड़ा सा 123 125 आ जाता है, और जब भी मैं थोड़ा सा भी मैंने गड़बड़ एक आध रोटी आधा अधूर कर दी तो मेरा एकदम 140 पे पहुंच जाता है, और डिनर के बाद तो समझ ही नहीं रहा है 150 160 हो जाता है और वो खाने में परहेज से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अब क्या करूं? उदय जी के पास गए, उन्होंने बोला नहीं ये तो खराब है, अब एक काम करो आप बेटा, एक काम करो आप तो गोली चालू कर ही दो, क्योंकि गोली चालू करेंगे नहीं तो इंसुलिन चालू करेंगे। गुप्ता सर के पास गए तो इंसुलिन चालू करेंगे, इसके पहले मैं ऐसा करता हूँ गोली चालू करके देख लेता हूँ। तो वो क्या करते हैं, आपको एक मेटफॉर्मिन नाम की गोली आती है, अपने मन से नहीं लेना, नाम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपके नॉलेज के लिए, आपको लेना है डॉक्टर की सलाह से। तो मेटफॉर्मिन नाम की गोली है जो भारत सरकार की गाइडलाइंस में भी है और विदेशों की भी गाइडलाइंस में है। यदि आपका बच्चा हेल्दी है, यदि आपके बच्चे का वजन बराबर चल रहा है, यदि आपके माता को कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, किसी प्रकार के दूसरे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चा जब पेट में रहता है तो पानी जो ज्यादा कभी कभी बढ़ जाता है वैसा ना हो, या पानी एकदम कम हो जाता है वैसा ना हो, या बच्चे का जो वजन जिस तरह से बढ़ना चाहिए ग्रोथ वो बराबर हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में मेटफॉर्मिन नाम की गोली सुरक्षा की दृष्टि से बढ़िया मानी जाती है। और उदय जी आपको वो गोली ना एक बार शायद लंच पे दे देंगे और एक डिनर पे दे देंगे, ब्रेकफास्ट तो आपका वैसे ही कंट्रोल है और वो गोली से आपका 120 आ जाएगा। परंतु डॉक्टर साहब वो कविता जी फिर से पहुंच गई 1 महीने बाद, फिर से डॉक्टर साहब वो तो मेटफॉर्मिन भी चालू कर दी, 1 की जगह 2 कर दी, 2 की जगह आपने फोन बताया था तो मैंने 3 भी कर दी, परंतु फिर भी मेरा शुगर खाली पेट तो ठीक ही आ रहा है, 80-85 पहुंच जाता है, पर अभी भी बीच बीच में लंच और डिनर का बढ़ जाता है और अब तो ब्रेकफास्ट भी बढ़ने लग गया है। तब फिर याद आती है कि अच्छा बेटा अब अपने को कुछ और करना पड़ेगा। अब लोग आते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा करो ना दूसरी कोई गोली ऐड कर दो। तो आपके नॉलेज के लिए मेटफॉर्मिन के अलावा भारत देश में
आज की तारीख में दूसरी कोई भी गोली हम लोग नहीं देते हैं। बाहर के देशों में दूसरे प्रकार की कुछ गोलियां और दी जाती हैं, परंतु वो 2 गोलियां साथ में नहीं दी जाती है। तो या तो दूसरी गोली जाती है या मेटफॉर्मिन दी जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जब मेटफॉर्मिन की बात करते हैं तो इसमें हमको यदि कंट्रोल नहीं रहा तो हमको इंसुलिन पर जाना पड़ता है। इसीलिए उदय सिंह ने वो वाला क्वेश्चन सीधे मेरे तरफ फॉरवर्ड कर दिया कि मैंने यहाँ तक बता दिया ना अभी खाने के बारे में, अब गोलियां और इंसुलिन सुनील बताएगा। तो हमने अब इंसुलिन पर जाते हैं। तो इंसुलिन दुनिया की सबसे अच्छी दवाई प्रेगनेंसी के लिए है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इंसुलिन दुनिया की सबसे अच्छी दवाई गर्भावस्था में है। गर्भावस्था के लिए वह बेस्ट मानी जाती है। कुछ लोगों को हमको गोलियां देना पड़ता है, कुछ लोगों को इंसुलिन के साथ गोलियां देना पड़ता है। जो बच्चियां नहीं मानती हैं कि हमको इंसुलिन नहीं लेना है, उनको हम पहले गोली देते हैं, फिर बाद में जरूरत पड़ा तो इंसुलिन चालू करते हैं। 50% उसमें से गोली पर ही प्रेगनेंसी होकर डिलीवरी हो जाती है, परंतु कुछ लोगों को 10 में से 5 लोगों को इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है गोलियों के साथ। इंसुलिन जब हम देते हैं तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब वो प्योर जेस्टेशनल डायबिटीज, अब इसमें 2 चीज हैं। एक और चीज हम शायद बताना भूल गए हमारी जनता को, जो मैं बहुत ब्रीफ में बताना चाहूंगा, या फिर मैं शायद बहुत देर से बोल रहा हूं तो राजेश जी को बोल देता हूं। राजेश जी ये बताइए, हम लोग प्री जेस्टेशनल डायबिटीज पे थोड़ा सा बात करते हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको पहले से टाइप 1 डायबिटीज है, भाई कई ऐसी बच्चियां हैं जिनको पहले से टाइप 2 डायबिटीज है, गोलियां खा रही हैं, और ये बच्चियां जब प्रेग्नेंट होती हैं तो ऐसे समय में हमको प्रेगनेंसी के पहले क्या प्रिकॉशन लेना और प्रेगनेंसी के समय प्रेगनेंसी की इंडिकेशंस क्या है और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, और इनको हमको कौन कौन से प्रिकॉशन लेने चाहिए और इनको किस तरह से हमने ट्रीट करना चाहिए, और इनको इंसुलिन बेस्ट है या कुछ गोलियां भी दी जाती है। मैं उसमें बीच बीच में ये मेरा बड़ा वीक एरिया है जहाँ पर मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, इसलिए उदय ने बिल्कुल सेफ होकर मेरी तरफ ट्रांसफर कर दिया था, तो मैं इसमें बीच बीच में आपको भी डिस्टर्ब करते रहूंगा। जी सुनील जी, तो जो एक्चुअली इंसुलिन जो है बेसिकली हमारे यहाँ हमें पता नहीं होता हमारी गर्भावस्था से पहले महिला को डायबिटीज है या नहीं। तो जो एक्चुअल प्रैक्टिस है पब्लिक हेल्थ सिस्टम में कि हमें ये पता चलता है जब हम ये टेस्ट करते हैं, सिंगल टेस्ट, और उस समय पता चलता है कि ब्लड शुगर 200 के ऊपर है। मतलब जो 75 ग्राम ग्लूकोज हमने दिया गर्भवती महिला को, उसके बाद उसका जो वैल्यू आया 2 घंटे के बाद, यदि वो 200 के ऊपर आता है तो हम मान के चलते हैं कि इस महिला को गर्भावस्था से पहले भी डायबिटीज होगी। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, अराउंड 5% महिलाएं ऐसी होती हैं, 3 to 5% जिनका ब्लड शुगर गर्भावस्था के दौरान 200 के ऊपर आता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह की महिलाएं बिना इंसुलिन के उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और ऐसी महिला जिनको पता है पहले से ही प्री जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब गर्भावस्था से पहले ही जिनको डायबिटीज है और वो बहुत सारी ओरल मेडिकेशंस पे हैं, ओके, किसी को ग्लिमिप्राइड चल रही है, किसी को ग्लिक्लाजाइड चल रही है, ओके, किसी को SGLT इनहिबिटर चल रहा है, इंसुलिन चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितनी भी ओरल मेडिसिन है, जैसा कि डॉक्टर सुनील ने बताया कि मेटफॉर्मिन के अलावा कोई भी दवा हम गर्भावस्था के दौरान नहीं दे सकते। तो सिर्फ मेटफॉर्मिन और इंसुलिन, यही 2 तरह की मेडिसिन है जिनसे हम गर्भावस्था में ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करेंगे। और वो सारी मेडिसिन हम बंद कर देंगे जिन महिलाओं को गर्भावस्था के पहले टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज होगी। यदि टाइप 1 डायबिटीज है तो वो ऑलरेडी इंसुलिन पे होगी, तो वो इंसुलिन को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और दूसरा, जिनको टाइप 2 डायबिटीज पहले रही है उनकी सारी ओरल मेडिकेशन बंद हो जाएगी और उनको हम मेटफॉर्मिन और इंसुलिन पे रखेंगे गर्भावस्था के दौरान। हाँ, तो हमने एक समझ के चले कि पर हमको एक टारगेट रखना पड़ेगा कि आप गर्भ धारण करने के पहले ही आपका शुगर 90 और 120 होना चाहिए। आपका जो एवरेज शुगर HbA1c वो 6.5 से कम होना चाहिए, से कम रहा तो बेस्ट है। 6.5 के अंदर तो 100% लाना ही चाहिए। यदि आपने 6 और 6.5 के अंदर ले आया तो आप उस समय जिस दिन बीज बोया जाएगा
वो पीरियड में आपके शरीर का शुगर नॉर्मल रहेगा, तो वो बच्चा बेस्ट रहने की संभावना है। कई बार ऐसा होता है कि आप पहले 6 हफ्ते एकदम भूल जाते हैं, आपको मालूम ही नहीं रहता प्रेग्नेंट है, और आपने बहुत शुगर बढ़ा के रखा हुआ है, और जब आपका कंसीव हुए, आप जब जिस दिन बीज बोया गया उस समय शुगर ज्यादा रहा, तो आगे जाके बच्चे में एबॉर्शन होने के और अपने कुछ विकृति आने की भी संभावना रहती है। तो इम्पोर्टेंट यह है कि एक तो आपको यदि पहले से डायबिटीज है तो अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपनी सुरक्षित दवाइयों पे शिफ्ट होइए। इंसुलिन पर जाना है तो इंसुलिन पर जैसा डॉक्टर बोलेंगे 90 और 120 लाने के लिए, HbA1c 6 के नीचे लाने के लिए आप अपनी दवाइयों के चेंजेस कराइए, सुरक्षित दवाइयों पर जाइए। सुरक्षित ब्लड प्रेशर की दवाइयां अलग होती हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, सुरक्षित शुगर की दवाइयां होती हैं, जो मेटफॉर्मिन के अलावा बाकी सभी दवाइयां बंद कर दी जाती है, जैसा राजेश जी ने बताया। उसके बाद आप अपने आंखों की जांच कराएं, क्योंकि आंखों में यदि रेटिनोपैथी है और यदि बहुत ज्यादा है, बहुत खराब है, तो प्रेगनेंसी के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं, उसको PDR बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपके आंख की रेटिना में डैमेज बढ़ता है। यदि आपका किडनी का फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम है, यदि आपका किडनी डैमेज है डायबिटीज में, तो भी आपको बहुत सुरक्षा की दृष्टि से रिस्क बढ़ जाती है ब्लड प्रेशर की और इसकी। और आज ही मेरे पास एक ऐसा मधुमेही आई थी, उदय जी और राजेश जी, आज की ही बात है, एक यंग लेडी आई थी, उसकी उम्र कुछ 32 साल की है और उसको ऑलरेडी डायबिटीज है। अनफॉर्चुनेटली पहले बहुत दिनों, मेरे पास तो पहली बार ही अभी पिछले सेकंड विजिट ही थी शायद, या 1 या 2 विजिट वाली पुरानी थी, पर उसके पहले 10 से 12 सालों से उसको टाइप 2 डायबिटीज है, 20-22 साल की उम्र से, और उसको रेटिनोपैथी हो गई है, विट्रियस हिमरेज हो गया है, आंख में ब्लड आ गया है, क्रिएटिनिन 1.5 था, उसका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम है, प्रोटीनूरिया है, ब्लड प्रेशर है, और वो कोलेस्ट्रॉल की भी गोली ले रही थी, और 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी लेकर आ गई। अब 7 हफ्ते की प्रेगनेंसी, शुगर कंट्रोल था, शुगर HbA1c 6.5 था, जो जब पहली बार आई थी मेरे पास तो 10.1 था, इस बार आई तो 6.1 हो गया। मैंने बोला आपका तो बड़ा अच्छा शुगर आ गया, तो धीरे से बोलती है सर शुगर तो अच्छा आ गया, पर मेरे को अभी गर्भावस्था रह गया है, 7 हफ्ते हो गए हैं। जैसे ही मैंने सुना 7.5 हफ्ते हो गए, तो मेरा भी होश गुल हो गए, क्योंकि शी वाज ऑन द मेडिसिन, जो डायबिटीज की वो ग्लिमेपराइड थी, मेटफॉर्मिन थी, और उसके अलावा ग्लिप्टिन भी थी, उसको लीनाग्लिप्टिन थी, साथ में वो अपना स्टैटिन भी ले रही थी, और ब्लड प्रेशर की भी सुरक्षित दवाई नहीं थी। तो इसीलिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हमको अपने जो ब्लड शुगर जो है और अपने डॉक्टर से पहले परमिशन लेना चाहिए। परमिशन कैसा लेना चाहिए कि आपको एक प्रकार, जैसे आप सर्जरी करवाते हैं, आप मोतियाबिंद होता है तो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपके सर्जन ने बोला कि मेरे को फिटनेस दे दीजिए, आप हाइड्रोसिल हर्निया कराते हैं, आप फिटनेस लेते हैं। वैसे हर मधुमेही महिला ने, मैं रिपीट करता हूं, हर मधुमेही टाइप 1 या टाइप 2 महिला ने अपनी प्रेगनेंसी के लिए अपने डॉक्टर से पहले फिटनेस लेना पड़ेगा कि मैं फिट हूं या नहीं हूं प्रेग्नेंट होने के लिए, और उसके बाद प्रेगनेंसी रखना चाहिए। पर दुर्भाग्य होता है कि 90% महिलाएं एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी लेकर हमारे पास आ जाती है, जैसा आज वाली महिला का हुआ। डॉक्टर साहब मेरा पीरियड बड़ा इरेगुलर था, कभी 1.5 महीने में आता था, कभी 2 महीने में आता था, और एकदम से प्रेगनेंसी रह गई। अभी मेरे 1.5 महीने से 2 महीने से आया नहीं था, तो मैं गई गायनेकोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने मेरा टेस्ट कराया और मैं पॉजिटिव हो गई। तो यह जो स्थिति है आपके साथ ना बने। और फिर आके बड़ा अजीब लगता है, डॉक्टर साहब गलती से हो गया। अब ये जो गलती से हो गया वाला जो काम है, ये हमारे लिए बड़ा दुविधा की स्थिति में डाल देता है, और कई बार आपको इस बच्चे को आगे रखने के लिए भी 2 बार सोचना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सुरक्षित प्रेगनेंसी के लिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करना जरूरी है। और यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं रखना है, आपके ऑलरेडी 1-2 बच्चे हैं, उस बच्ची की भी एक बच्ची ऑलरेडी थी, तो उनके हस्बैंड ने भी यही बोला कि डॉक्टर साहब मेरी एक बच्ची तो ऑलरेडी है, अभी हम इस चीज को हम नहीं रखना चाहेंगे, आपके इतने सारी गोलियां चालू है, इतने सारी शुगर जिसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, हम फिर से प्लान कर लेंगे। तो इस तरह की नौबत आपको ना आए, इसलिए आपने हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। जो आप संभोग करते हैं, जब आप घर में संबंध रखते हैं, तो उस समय हम ऐसे प्रिकॉशंस लें कि आप प्रेग्नेंट ना हो, और पूरे अपने कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी डिवाइसेस आपके डॉक्टर बोलते हैं यूज करने के लिए वो करें, जिससे कि आप एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी ना लाएं। तो ये हो गई हमारी प्री कंसेप्शन काउंसलिंग की बात हो गई, हमने इंसुलिन की बात कर ली। अब डॉक्टर साहब चलो वापस प्रेगनेंसी पे जाते हैं, उदय सर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब अब आपके पास डिलीवरी की बात आ रही है। अब बड़ा एक लोगों के मन में गलत धारणा है कि अब आपको यदि प्रेगनेंसी है
तो आपको सीजर डायबिटीज है और प्रेगनेंसी का है तो आपको तो सीजर करना जरूरी है। और नीचे बड़ा अच्छा कोट भी चल रहा है, सीजर जरूरी नहीं है, मैंने पहले ही आंसर कर दिया, नीचे चल रहा है। उदय सर, आपका कमेंट, सर्जरी ऑपरेशन के समय क्या और सीजर करना जरूरी है क्या, इंसुलिन लेना जरूरी है क्या, उस समय कैसा करना चाहिए, क्या अगर आपका ब्लड शुगर एकदम अच्छी तरह कंट्रोल में है, आपका फास्टिंग 90 है, पोस्ट लंच 120 है और बच्चा ठीक से ग्रो कर रहा है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है प्रेगनेंसी की, तो हम लोग इसको बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ट्रीट करते हैं। आपको पूरे टाइम तक 9वें महीने तक जाने देते हैं और फिर डिलीवरी, अगर बच्चे का साइज वगैरह ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी देना बिल्कुल ही आसान है और बहुत औरतों को नॉर्मल डिलीवरी होती ही है। लेकिन अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है और आप इंसुलिन पे हैं और बच्चे पे असर हो रहा है या पानी ज़्यादा हो गया है या बच्चे की मूवमेंट्स कम है या पोजीशन वगैरह ठीक नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली जो पेशेंट ट्रीटमेंट पे है और शुगर कंट्रोल में नहीं है, हम लोग ट्राई करते हैं 38 या 39 वीक्स पे डिलीवरी करने का, बिकॉज कभी कभी उससे ज़्यादा रुकने पे बच्चे को अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो 38 या 39 वीक्स मतलब एक हफ्ता या 15 दिन पहले हम लोग ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का। उस टाइम अगर आपका जो यूट्रस का मुंह है वो फेवरेबल है इंडक्शन के लिए, तो इंड्यूस भी कर सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी दे सकते हैं, नहीं तो फिर सिजेरियन करना पड़ता है। तो इंसिडेंस जो सिजेरियन का है वो जीडीएम में डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक जीडीएम को सीजर लगेगा। उस टाइम पे बच्चे का वजन क्या है, पोजीशन क्या है, शुगर किस कंट्रोल में है, उस सब पे आधारित होता है। उदय सर, मैं आपको ना एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्लीज थोड़ा समझ जाइए आप, बहुत ही कठिन प्रश्न है ये, जो एग्जाम में हम लोगों को पूछते हैं। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ पब्लिक के लिए। अभी ये महिला मेरे पास आई, अब उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं सर मेरे को तो कंटिन्यू रखना है, हस्बैंड भले कुछ बोले नहीं बोले, अब उसने कंटिन्यू करना है। अब जिद पे खड़ी हो गई, आपने भी बताया मैंने भी बताया कि भाई रिस्क तो 20 से 25% है, परंतु इसके बाद भी 75-80% संभावना है कि सब अच्छा भी होगा। तो ये चीज हमको 7वें-8वें महीने में यदि प्रेगनेंसी मालूम पड़ भी जाती है और यदि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो प्रिकॉशन क्या लेना और कौन से टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा अच्छा है, और वो हम डिसीजन एबॉर्शन का थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। जी, तो आजकल 3 महीने का जो सोनोग्राफी होता है, जो 12 और 14 हफ्ते के बीच में एक सोनोग्राफी होता है, आजकल की मशीन्स इतने अच्छे हैं और अपने सोनोलॉजिस्ट इतने अच्छे हैं कि हर एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट वो लोग देख सकते हैं ज़्यादा करके। 90% स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स वो लोग पिकअप कर सकते हैं बिटवीन 12 एंड 14 वीक्स ऑफ सोनोग्राफी। उसमें ब्रेन वगैरह सब दिखता है, हार्ट का भी दिखता है, लेकिन हार्ट के लिए हम लोग नॉर्मली 18 वीक्स तक रुकते हैं। तो एक जो सोनोग्राफी होगी वो 12 और 14 हफ्ते के बीच में होगी। उसके साथ एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें वो लोग डाउन सिंड्रोम का स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं कि कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है। अगर वो भी ठीक निकलता है और ये सोनोग्राफी ठीक होती है, तो एक सोनोग्राफी 18 हफ्ते पे होती है और एक 22 वीक्स पे, जिसमें बच्चे का पूरा शरीर देखा जाता है कि कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, और बच्चे का हार्ट का पूरा जांच होता है, बिकॉज डायबिटीज जब भी होती है तो हार्ट के डिफेक्ट ज्यादा होते हैं। तो बहुत बारीकी से जांच होती है, इसको फीटल एको बोलते हैं। तो वो फीटल एको अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट करता है और सब नॉर्मल है, तो फिर 99% आपके बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है एंड आप इजीली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं प्रेगनेंसी। नहीं, क्योंकि ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बताया आपने कि एक रे ऑफ होप जिसको बोल सकते हैं ना, कि यदि चलो गलतियां हो भी गई, और गलती होने वाली है, हम भी ह्यूमन बीइंग है, गलती तो हम लोग करेंगे, मैं भी करूंगा, आप भी करेंगे, उदय जी भी करेंगे, और हमारे मधुमेही भी करेंगे। तो गलतियां तो हम इंसान है करने वाले हैं, और गलती ऐसी हो भी जाती है। हाँ, इतना है कि गलती करो पर बार बार में मत करो, ये भी इतना सही है। पर एक आध बार आपने गलती कर भी ली तो आप इतना कीजिए कि 12 से 14 हफ्ते का सोनोग्राफी कर लें, फीटल सोनोग्राफी करवा लें, एंड चेक करवा लें कि आपको कहीं कोई एबनॉर्मलिटी है। तो आप ये डिसीजन जो एबॉर्शन का है 7 हफ्ते के बाद अभी मालूम पड़ा है, तो आप उसको 4 हफ्ते 5 हफ्ते बाद भी डिसीजन ले सकते हैं। वो भी सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा ही है, खराब नहीं है। सर बराबर मैंने कन्वर्ट किया उसको? या बिल्कुल, वेरी नाइस। तो अभी हम लोग बात हो गई, डिलीवरी भी हो गई, सब हो गई। अब और बच्चे की आखिरी बात है, हमारी 5 मिनट है हमारे पास। उदय सर, अब वो माँ जो है आपके पास तो आती नहीं है, वो तो चली गई है पीडियाट्रिशियन के पास।
अब उसका वुंड भी हील हो गया, सब अच्छा हो गया, बच्चा भी रोता दर्जाना हो गया, तुरंत रो दिया, आपने चिमटी भी ले दी, उसने दूध भी पीना शुरू किया, और अपन सबके प्रयास से बच्चे का वजन भी 2.5 और 3.5 किलो के बीच में होना चाहिए। बराबर मेरे बच्चे का वजन 3.2 यानी 3 किलो 200 ग्राम है, और बच्चा अच्छा भी हो गया, रो भी लिया, लो शुगर अटैक भी नहीं हुआ, और बच्चे की सब आँख कान हाथ पैर सब बराबर है, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। और आपने अब बोल दिया चलो बेटा आप घर जा, और अब जाके अपने पेडिट्रिशियन जिन्होंने जन्म कराया तेरे को उसके यहाँ जाके वैक्सीनेशन ले ले। और आपने ना हम तीनों में से एक ने भी माँ को भी काउंसिल नहीं किया कि माँ तेरे को आगे चल के डायबिटीज हो सकती है, अभी से अपने को कुछ करना है तो अभी से अपना ख्याल रखना पड़ेगा। इस पर हम राजेश जी क्या कर सकते हैं? पोस्टनेटल फॉलोअप हमारे देश में प्रैक्टिकली आई विल से इट इज 0। यानी हम अपने 10-20 लोगों को छोड़ दी जाए, 25 लोग 40 लोग जो डिप्सी के लिए काम कर रहे हैं, उनको यदि उनके क्लिनिक्स को छोड़ दिया जाए तो प्रैक्टिकली चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक हो, पोस्टनेटल फॉलोअप इज लेस देन 1% आई विल से। उन महिलाओं के हम काउंसिल कैसे कर सकते हैं? पेडिट्रिशियन के जहां वो माँ अपने बच्चे को लेके जाती है, हमने वहां उनको भी सेंसिटाइज करके इन माओं का भी साल में एक बार टेस्ट करना, हम बोलते हैं रूल ऑफ 6 करना, 6वें दिन टेस्ट कराओ ग्लूकोज देके, फिर उसके बाद 6वें हफ्ते कराओ, फिर 6वें महीने कराओ, फिर साल में एक बार कराओ। एटलीस्ट 2 या 3 बार डिलीवरी के बाद शुगर का चेक होना चाहिए कि माँ को डायबिटीज है कि नहीं है। अभी ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? एक मैसेज 1 लाइन में, 1 लाइन में, और उसके बाद साल में एक बार आप अपना टेस्ट करते रहिए माँ के लिए, फिर हम बच्चे के बारे में ब्रेस्ट फीडिंग की बात करेंगे। जी राजेश जी। सुनील जी, एक्चुअली पोस्टपार्टम स्क्रीनिंग जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जेस्टेशन डायबिटीज का, या गर्भावस्था में डायबिटीज के बाद जो डायबिटीज हो जाती है। तो ऐसी महिलाएं जो 50 से 60% महिलाएं हैं जो 5 साल के अंदर अंदर जिनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। ओके, तो इसलिए हम उसको गर्भावस्था के बाद देखना चाहते हैं कि ये डायबिटीज क्योंकि उसमें से 15% तो वैसी की वैसी डायबिटीज ही रह जाती हैं सिर्फ। बाकी 80% 85% को 5 साल में हो जाए, उनमें से भी 50% को 5 साल में होने वाला है, तो इसलिए उनका चेकअप बहुत जरूरी है। जी एग्जैक्टली। तो पोस्टपार्टम स्क्रीनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसा कि सुनील जी ने कहा कि हमारे यहाँ ये जो टेस्टिंग है ये बहुत कम है। इवन उत्तर प्रदेश में हम 9 से 12% तक ऐसी महिलाओं को टेस्ट कर पाए हैं जिसको हम पोस्टपार्टम स्क्रीनिंग कहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ये महिला इम्यूनाइजेशन कार्ड जो होता है उसको लेके वो जहां पर आ रही है, जिस इम्यूनाइजेशन सेंटर में जा रही है, वहीं पर हमारी जो एएनएम है उस एरिया की, वो अपने ग्लूकोमीटर से इस महिला का एक ब्लड शुगर टेस्ट कर ले, जिसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम स्क्रीनिंग। लेकिन यहां मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हमें फिर से एक बार उसको 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाना पड़ेगा, और फिर से 2 घंटे के बाद ग्लूकोमीटर से उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि इसको डायबिटीज, जो गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज थी, वो ऐसा तो नहीं है कि वो उसके बाद गर्भावस्था के बाद भी कंटिन्यू हो गई। तो ये जैसा कि वो पहले बार इम्यूनाइजेशन के टाइम हमारे पास आ जाए, जैसे बीसीजी का इम्यूनाइजेशन है या फिर और डीपीटी का इम्यूनाइजेशन है, तो जनरली जैसा कि डॉक्टर सुनील ने बताया है कि 6 दिन के बाद, 6 हफ्ते के बाद, और फिर 1 ईयर के बाद। तो जनरली हमारा जो भारत सरकार का गाइडलाइंस है वो ये कहता है कि 6 हफ्ते के बाद एटलीस्ट उसकी एक जांच हो जाए, जिसको हम पोस्टपार्टम स्क्रीनिंग कहते हैं। जी, तो वो देखना जरूरी है। बच्चे के स्क्रीनिंग की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, आप भी मानेंगे मैं भी मानता हूँ, इस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं। बच्चे के स्क्रीनिंग की कोई भी जरूरत नहीं है, और बच्चों का जो डायबिटीज है यूजुअली 6 महीने के बाद ही कुछ शुरू होता है, तो बच्चों की जरूरत नहीं है। उदय सर, अब लास्ट पार्ट हमारा बात हो रहे है कि ये पोस्टपार्टम फॉलोअप की बात हो गई, पर ब्रेस्ट फीडिंग पर हमने बात नहीं की। और स्तनपान जो है हमारे देश में तो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर यंग जनरेशन थोड़ी सी शेप को लेते हुए थोड़ी चिंतित रहती हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग से उनका शेप चेंज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, और यंग जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करती हैं ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये कितना सच है कितना झूठ है? मेरे हिसाब से तो जो भी, जब तक आपको फॉर्मली ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है वही महिलाएं नहीं करती हैं, बाकी सभी मेरे हिसाब से करती हैं। पर मैं कितना गलत हूँ ये आपको जरा बताना पड़ेगा।
एंड ब्रेस्ट फीडिंग हमको जितना ज्यादा करेंगे उतना महिलाओं को फायदा होगा, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो आजकल तो हम लोग जो एंटीनेटल क्लासेस होती हैं उसमें भी समझा देते हैं सब गर्भवती महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन, सबसे महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन है उनके बच्चे के लिए, बिकॉज जो बच्चा है उसके पूरा न्यूट्रिशन का ख्याल रहता है। और हम लोग कहते हैं ओनली ब्रेस्ट फीडिंग, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है पहले 6 महीने तक, पहले 6 महीने तक और भी कुछ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है उनको। और ब्रेस्ट मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए हम एंटीनेटल में तैयारी शुरू करते हैं, निपल एग्जामिन करते हैं, ब्रेस्ट कैसा है, जो नई माएँ होती हैं उनको समझाते हैं कि लैचिंग क्या होता है, कैसे दूध पिलाने का। हमेशा मुश्किल आती है, पहले 2-3 हफ्ते बहुत ही कठिन होते हैं औरत के लिए कि वो ब्रेस्ट फीडिंग के यूज टू हो जाए, रात भर जागना पड़ता है, बच्चे को छाती पे लेना पड़ता है, पर वो करना बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज बच्चे की इम्यूनिटी वगैरह सब बढ़ता है और बच्चे का विकास ठीक से होता है, स्पेशली ब्रेन वगैरह का। तो फर्स्ट 6 मंथ्स डेफिनेटली ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी है। माँ के हिसाब से, डायबिटिक मदर्स के हिसाब से तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज शुगर कंट्रोल में भी वो हेल्प करता है, शुगर कंट्रोल इज गुड, वेट लॉस में हेल्प करता है। तो ऑल ये सब फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। और ब्रेस्ट फीडिंग से जो मदर को भी जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, बॉन्डिंग जो होती है चाइल्ड और मदर की, वो कभी भी nothing can replace it. Means that it is so important to have to give breast milk to all the babies, and the women को कुछ फिक्र नहीं करनी है उनके फिगर वगैरह के बारे में, बिकॉज कुछ असर नहीं पड़ता है। ब्रेस्ट फीडिंग हर एक बच्चे को, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना ही है पहले 6 महीने तक, और ओनली ब्रेस्ट मिल्क देना है और कुछ चालू नहीं करना है। 6 महीने के बाद आपके पीडियाट्रिशियन को पूछ के थोड़ा फूड्स वगैरह चालू कर सकते हैं, और पहले 2 साल तक आप आराम से बच्चे को दूध पिला सकते हैं। और लॉन्गर ड्यूरेशन, जितना ज्यादा ड्यूरेशन रहेगा उतना अच्छा प्रोटेक्शन रहेगा, उतना ज्यादा प्रोटेक्शन बच्चे को रहेगा, और आपका शुगर वगैरह, आपका वेट लॉस सब में हेल्प करेगा ब्रेस्ट फीडिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। और राजेश सर, आपके तो यूपी में और हमारे यहाँ बॉम्बे में भी वैसे ही है, और नागपुर में, महाराष्ट्र में भी वैसे ही है कि खाना लैक्टेशन जो ब्रेस्ट फीडिंग के समय में ऐसा लगता है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा लड्डू खिलाए जाते हैं, और वो गोंद के लड्डू और जचकी के लड्डू बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, पर जचकी के लड्डू बोलते हैं। तो ये जो जचकी के लड्डू यदि हमने अवॉइड कर रहे तो शायद हमको जो डिलीवरी के बाद जो वजन बढ़ता है एकदम से मदर का, उसको हम किसी तरह से हेल्दी बना के देना चाहिए। हालांकि हम न्यूट्रिशनिस्ट तीनों भी नहीं है। मैं चाहूँगा कि कविता मैडम पीछे से आएँ और जस्ट बताएं कि न्यूट्रिशन वाले लड्डू जो हैं उसको हम हेल्दी कैसे बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कैसे ऐड करके कैसा बना सकते हैं। सिर्फ हमारे पास 2 मिनट हैं कंक्लूड करने के लिए, और फिर हम लोग एक एक कैरी ऑन मैसेज दे देंगे। कविता मैडम, और मैडम एक और मैसेज, 2 चीज मुझे बताइए कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जो मीठी जो चीज़ें आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो स्वीट आइसक्रीम या चॉकलेट्स आती हैं, वो प्रेगनेंसी में हमने अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मुझे बताया गया है और आपने ही बताया है। तो उनके इसके बारे में हम डायबिटिक मिठाई वगैरह खा सकते हैं कि नहीं? वेरी ब्रीफ, हार्डली 2 मिनट्स में जी। गोंद के लड्डू में मतलब हम यूजुअली फैट्स ज्यादा डालते हैं, तो हम लोग उसको फैट्स को वी कैन रिप्लेस इट विद प्रोटीन्स। सो उसमें हम लोग नट्स हैं जो अपना बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये वाली चीजें डालिए। ऑयल सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, आप इसमें खसखस वगैरह भी यूज कर सकते हैं। खसखस इज रिच इन कैल्शियम, एंड इवन ऑयल सीड्स में भी आप उसमें चिया सीड्स है, फ्लेक्स सीड्स है, ये भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एंड और गुड़, मैडम गुड़ खाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, अगर जीडीएम है तो गुड़ तो वैसे ही नहीं अलाउ हम करते हैं। तो और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का जो आपने बात की थी, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूजुअली इट इज नॉट, यू कैन अलाउ, वैसे फॉर्मली तो अलाउ करते हैं। हाँ, सुक्रालोज, स्टीविया, इवन एस्पार्टेम भी है। as per the guidelines, sucralose and stevia is allowed, and aspartame also, yes, except saccharin. Yes, because it crosses the placenta, so that is why saccharin is banned. But this can be taken. But again, हम लोगों को उसका जो कैलोरिक वैल्यू है, चाहे वो लड्डू हो या जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर का जो भी पदार्थ हम बना रहे हैं, उसका हमें कैलोरिक वैल्यू देखना है, उसके बाद ही हम वो अलाउ कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब कविता जी का ये है कि ब्लाइंडली कोई भी चीज ना ले, डॉक्टर की सलाह ले, और आर्टिफिशियल स्वीटनर ना लेते हुए यदि अपने मुंह के टेस्ट को
2-4 महीने के लिए यदि अपन ने मीठे से दूर ही रखा तो ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन टेकिंग दीज डायबिटिक स्वीट्स. I feel we have already have at the end of the program. So finally मैं चाहूँगा कि डॉक्टर उदय सर पहले और फिर राजेश एक वन लाइनर मैसेज दें और फिर हम इसको कंक्लूड करें इस सेशन को. और आप सभी लोगों को मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी कैपेसिटी से, अपने अपने अवेलेबल रिसोर्सेस से, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप पैरामेडिकल स्टाफ हो, डाइटिशियन हो, फार्मासिस्ट हो, लैब टेक्नीशियन हो, चाहे नर्स हो, चाहे आप दूसरी स्पेशलिटी के डॉक्टर हो, चाहे आप एक कॉमन मैन हो, चाहे आप एक कॉमन वुमेन हो, जिस तरह से आपने इतने एंथुजियाज्म से नगाड़े बजाते हुए इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया है पूरे देश में, पूरे विश्व में, मैं चाहूँगा उसी नगाड़ों के साथ डायबिटीज और प्रेगनेंसी डे यदि हम सेलिब्रेट करेंगे तो शायद इस अवेयरनेस के बाद हम आने वाली जनरेशन को एक अच्छा, तो हमको सिर्फ बच्चा नहीं चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ उदय जी, हमको बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा अच्छा भी चाहिए. हमको सिर्फ बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा अच्छा भी चाहिए. और उसके लिए सिर्फ एक जांच से बचे 2 जान. आपने सिर्फ एक ग्लूकोज पिला के टेस्ट करा लिया, देख लिया 140 नहीं है, 140 से कम है, आपने 2 जान बचा ली. और यदि आपने पकड़ लिया तो आप डॉक्टर को के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट करा लीजिए. इससे अच्छा जिंदगी का दान, जो ज्ञान का दान होता है, इतने यानी आपने सिंपल एक लाइन बता के यदि आप लोगों को एजुकेट कर सकें, मेरे हिसाब से ये जो एजुकेटर की डिग्री है ना उदय जी और राजेश जी, ये जरूरी नहीं है कि मेरे पास, आपके पास और डाइटिशियन के पास ही रहे. हर घर में एक डायबिटीज का एजुकेटर हो सकता है, हर महिला एक एजुकेटर हो सकती है, हर हस्बैंड एक एजुकेटर हो सकता है, घर के नाती पोती और बच्चे भी अपने पेरेंट्स को ये सब सुनकर बता सकते हैं कि जैसे डॉक्टर गुप्ता ने, डॉक्टर उदय ने और जैसे राजेश ने बताया कि हमको ये वाला टेस्ट करना है, मम्मी आपको अभी प्रेगनेंसी आ रही है, और या हस्बैंड बोले कि आपको अभी नेक्स्ट इसमें प्रेग्नेंट करना है, तो पहले हमने ये सब टेस्ट कर लेना चाहिए. और उन लोगों को जिनके घर में डायबिटीज ऑलरेडी है, मेरे हिसाब से कोई ऐसा घर अछूता नहीं है जिनके घर में मधुमेह नहीं है. उनके घर में उनके माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, मामा चाचा, मौसी बुआ, भाई बहन, किसी को भी यदि मधुमेह है तो ऐसे लोगों को तो और ज्यादा केयरफुल रहना है और उनको शुगर का चेक करना भूलना बिल्कुल भी नहीं है. तो यदि हम सब मिलकर एक अच्छे एजुकेटर का काम करें तो ये नेशनल जीडीएम्स डे सिर्फ डिप्सी का या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का, सरकार का हो, या राजेश जी का, उदय जी का, या शशिया सर का है, ऐसा नहीं है. यह हर व्यक्ति का है और हर व्यक्ति ने अपने एरिया में, अपनी बिल्डिंग में, अपने घर के आसपास के गार्डन में कोई ना कोई छोटी सी एक्टिविटी, सिंपल 2-4 अच्छी बातें भी बता दी इस पूरे 1 घंटे के सेशन से, 2 मिनट भी किसी को समझा दिया, तो शायद एक हमने बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करेंगे इस अवेयरनेस के, नेशनल जीडीएम डे अवेयरनेस के इस मौसम में, इस समय में. और उसकी ईव आज सार्थक रही ऐसा मैं मान के चलूंगा. उदय जी एक लास्ट सेंटेंस, राजेश जी एक लास्ट सेंटेंस, एंड देन आई विल कंक्लूड द सेशन. तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, अपने बच्चे को, हर एक माँ चाहती है कि अच्छे संस्कार दे, अच्छे गर्भ संस्कार दे. तो अपने बच्चे को अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए गर्भ में. अगर आपको शुगर है तो शुगर अच्छे से कंट्रोल कीजिए, असर ना पड़े और आपका बच्चा एकदम हेल्दी और डायबिटिक फ्री पैदा हो. सो बी अवेयर, प्रेगनेंसी में शुगर टेस्ट करवाइए और अगर है तो उसको अच्छे से कंट्रोल कीजिए. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, इट इज डूएबल. थैंक यू राजेश जी. हमें ऐसे एक फीटस का निर्माण करें जो फ्यूचर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के से ग्रसित ना हो, क्योंकि डायबिटीज इज क्रिएटिंग मोर डायबिटीज. तो हम एक ऐसे फीटस का निर्माण करें, एक ऐसी हेल्दी वुमेन का निर्माण करें जो कि गर्भावस्था के दौरान ही हो सकता है. तो प्रेगनेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, और इसमें हम मदर एंड फीटस को दोनों को फ्यूचर के लिए निर्माण कर सकते हैं कि जिससे आने वाली जनरेशन में डायबिटीज और नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां जैसे कि हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ओके, और मोटापा ना हो. इसीलिए डायबिटीज प्रेगा टॉक के ऊपर में लिखा हुआ है, यदि आप लोग आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में ऊपर, लेफ्ट साइड के अपर कॉर्नर में देखेंगे तो वहां लिखा है फोकस फीटस फॉर फ्यूचर. तो यदि आप अपने बच्चे का फ्यूचर उज्जवल रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज जब वो पेट में है
तभी से उसका ख्याल हमको रखना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज का एक प्रोग्राम यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा उदय थाना, डॉक्टर उदय थानावाला जी को, जो बॉम्बे से आए हैं और डिप्सी के साथ अपने बहुत बिजी शेड्यूल में, रात को उनको 11:30 बजे बताया गया कि डॉक्टर साहब आपको कल रहना है, और वो डिप्सी के लिए बोले मैं कभी भी आ जाऊंगा। अपने सब प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल करते हुए यहाँ पर आए हैं। डॉक्टर राजेश जैन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, वह भी अपने सभी प्रोग्राम में से अपने आप को बचाते हुए, भीड़ में से निकलते हुए किसी तरह हमारे साथ बैठे 1 घंटे तक के। और प्रोफेसर शेषाई को पकड़ना तो इम्पॉसिबल था कि जन्मदिन की 1 दिन पहले जब पूरा तमिलनाडु और पूरा देश उनको जन्मदिन पर बुलाने के लिए, थोड़ी देर पहले उनका बर्थडे आंध्र प्रदेश वालों ने सेलिब्रेट किया, वो हमारे इस प्रेगा टॉक के सेशन में आए और उनका हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और नेशनल जीडीएम डे का इससे अच्छा इनॉग्रेशन इस सेकेंड ईयर का नहीं हो सकता था कि हमारे पास वह व्यक्ति खुद खड़े होके यहाँ पर फ्रूट काटे और सेलिब्रेट करे। एक और मैसेज आप सभी लोगों के लिए कि आज के बाद जीवन भर आप जो भी ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे आपका जन्मदिन हो, चाहे आपकी एनिवर्सरी हो, चाहे आपके हॉस्पिटल का, घर का गृह प्रवेश हो, चाहे उद्घाटन हो, चाहे वो नया वर्ष हो, चाहे होली हो, चाहे वैलेंटाइन डे हो, चाहे फ्रेंडशिप डे हो, जो भी ओकेजन हो, उस समय आप केक और कुकीज, यह हाइड्रोजनेटेड फैट वाली चीज ना काटते हुए, ना खाते हुए, यदि आप फ्रूट काटें, यदि आप वाटरमेलन या तरबूज काटें और उसको सेलिब्रेट करें, खरबूज काट के सेलिब्रेट करें, पपैया काट के यदि सेलिब्रेट करें, और उसके साथ में उसको जो उसमें आप ऊपर से क्रीम डालते हैं वहां वो क्रीम ना डालते हुए छोटे छोटे अंगूर रख दें और वह खाएं, तो मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट अगेन मैसेज टू द न्यू जनरेशन, जो इस फास्ट फूड के कारण जो जिसमें मोटापा हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज हो रही है, डायबिटीज हो रही है, प्रेगनेंसी का डायबिटीज हो रही है, और उनके आगे वाली जनरेशन भी रिस्क पर जा रही है। तो यदि हमने बेस अपने डाइट कल्चर, अपने पुराने भारतीय संस्कृति से जोड़ते हुए पुराने सिस्टम पर यदि हम आ जाएं, तो फास्ट फूड से बचे रहेंगे और अपनी एक आगे वाली जनरेशन को हम सुरक्षित रख सकेंगे। विद दीज फ्यू मैसेजेस अगेन आई अपील ऑल ऑफ यू कि कल आने वाले कल को 10 मार्च गुरुवार कल का दिन आप कोशिश करें कि 1 टेस्ट कैन सेव 2 लाइफ्स, 1 जांच से बचे 2 जान। यदि आप प्रेगनेंसी के किसी क्लिनिक में काम करते हैं तो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग सबका कीजिए और अवेयरनेस का प्रोग्राम जहां अपने लेवल पर हो सकता है वो करें। इसी संदेश के साथ मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता आज इस डायबिटीज प्रेगा टॉक के इस डिप्सी के प्रोग्राम में आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद, शब्बा खैर, खुदा हाफिज, गुड बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर सुनील, थैंक यू डॉक्टर उदय थानावाला, थैंक यू।